में हम लोग बातचीत करेंगे कि हिंदी वाक्य में क्रिया आप कैसे पहचानिएगा। ठीक है ना, क्रिया की पहचान जो है हिंदी वाक्य में, और अंग्रेजी वाक्य की जो क्रियाएं हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है जब वो वाक्य में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो क्रिया की पहचान। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है क्रिया की पहचान। और यहाँ पे मुख्य रूप से उन छात्रों को ज़्यादा परेशानी होती है जो हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, उन्हीं के परेशानी को ध्यान में रखते हुए जो है इस वीडियो को बनाया जा रहा है। अब देखिए, एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे उसे इस प्रश्न का हल करना नहीं आता है। अब आप बताइए कि इस वाक्य में क्रिया कहाँ पे है। ठीक है, क्रिया कहाँ पे है? क्या सिर्फ इसमें है क्रिया है, या आता है दोनों मिल के क्रिया है, या करना नहीं आता है ये क्रिया है, या हल करना नहीं आता है ये क्रिया है? कन्फ्यूजन है ना। तो इसी तरह के वाक्य की हम लोग चर्चा करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी वाक्य में जो क्रिया है वो छात्रों को पहचान में नहीं आता है और उसका सही रूप से वो अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर पाते हैं। तो हमारे इस वीडियो का जो है 2 उद्देश्य है। एक तो हिंदी वाक्य में जो वर्ब होगा, क्रिया होगा, उसको पहचान हम करेंगे, यानी कि क्रिया जो है कहाँ से कहाँ तक होगा। जैसे इसी वाक्य की बात कर लें तो क्रिया जो है हल करना नहीं आता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, ये जो है वर्ब के अंतर्गत आएगा। स्पष्ट हो गया ये बात? ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा, तब जा कर के ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। और यदि आप लोग जो है सब्जेक्ट के बारे में आपको पता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं पहचान पाते हैं या उसका अनुवाद नहीं कर पाते हैं, तो इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उस वीडियो को ज़रूर देख करके फिर इस वीडियो को आप लोग देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अंग्रेजी की क्रिया के बारे में, इंग्लिश वर्ब्स। ठीक है, पहले इंग्लिश की क्रिया के बारे में हम लोग बात कर लें, फिर जो है हम लोग हिंदी के क्रिया की बात करेंगे। स्पष्ट हो गया? ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, क्रिया जो है किसी काम को करना, वर्ब जो है किसी काम को करने को वर्ब कहा जाता है। जब कोई काम किया जाता है, किसी काम को करना ही क्रिया कहलाता है या वर्ब कहलाता है। ठीक है ना। तो जब किसी काम को हम लोग करते हैं तो उसको जो डिनोट किया जाता है जिन शब्दों के द्वारा, उन्हीं शब्दों को वर्ब कहा जाता है। ठीक है, क्रिया जो है आपका, वर्ब जो है वो आपको क्रियाकलाप को भी दर्शाता है, अवस्था का भी बोध कर सकता है। ठीक है ना। तो ये कई इसके रूल्स होते हैं अंग्रेजी में। क्रिया के मुख्य जो है 2 प्रकार होते हैं। इंग्लिश में इसके 2 मुख्य जो है 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार की क्रिया को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब, इसका एक और नाम है, इसको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है इसको, एक्सिलरी वर्ब। और दूसरे प्रकार की जो क्रिया है उसको मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है ना, दूसरे प्रकार की क्रिया को मेन वर्ब कहते हैं। उसका एक और नाम है, उसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब। तो अंग्रेजी में 2 प्रकार की क्रियाएं हैं, हेल्पिंग वर्ब है या एक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया। ठीक है ना, हिंदी में इसको सहायक क्रिया कहते हैं, और इसको जो है हिंदी में मुख्य क्रिया कहा जाता है, मुख्य क्रिया। अब थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे सहायक क्रिया के बारे में या हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो हेडिंग हम देते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सामान्य रूप से जो परिभाषा इसका हो सकता है सामान्यतः, ऐसे तो हिंदी के अनुसार जो है जो मुख्य क्रिया की सहायता करता है उसी को सहायक क्रिया कहते हैं। लेकिन हम लोग जो है परिभाषा यहाँ थोड़ा सा बदल देंगे कि इज एम आर, हैज़ हैव इत्यादि क्रियाओं को, इत्यादि क्रिया को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। स्पष्ट हो गया? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है,
अब हेल्पिंग वर्ब जो है अंग्रेजी में 4 प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो सबसे पहला जो प्रकार है उसको बी वर्ब कहा जाता है, इसका नाम है बी वर्ब। अब इसके अंतर्गत जो है 5 शब्द आते हैं, इज, एम, आर, वॉज, इसको वॉज पढ़ेंगे, और वर, इसको वर पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है उसमें हैव वर्ब आता है, हैव वर्ब। ठीक है ना, हैव वर्ब आता है। इसके अंतर्गत जो है 3 शब्द हैं, हैज़, हैव और हैड। क्लियर हो गया। तीसरा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको जो है डू वर्ब कहते हैं, डू वर्ब। ठीक, अभी जो है हम लोग पहचान सीख रहे हैं। तो इसमें 3 शब्द हैं, डू है, डज है और डिड है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो डू डज डिड है, डू डज ये मुख्य क्रिया के रूप में भी काम करता है और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है वाक्य में। ठीक है, चौथा जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको मॉडल वर्ब कहते हैं या मॉडल एक्सिलरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब मॉडल वर्ब के अंतर्गत जो है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, will, would, must, ought to, need to, dare to तथा used to, ये इतने जो है मॉडल वर्ब के अंतर्गत आते हैं, इतने शब्द। तो टोटल यदि हम लोग शब्द को काउंट करें, टोटल जो है हेल्पिंग वर्ब को काउंट किया जाए तो टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग मेन वर्ब की तरफ चलते हैं। मेन वर्ब वीडियो में हम लोग इसको मेन वर्ब ही कहेंगे, प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, लेकिन मेन वर्ब कहेंगे। मेन वर्ब सामान्य रूप से हम लोग कह सकते हैं, जैसे हिंदी के अनुसार परिभाषा दिया जाए तो हंसना, खेलना, बोलना जिसमें ना लगा हो। ठीक है ना, हंसना, खेलना, बोलना, इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक क्रिया के अंत में जो है वो ना लगा हुआ है। तो ऐसा कोई क्रिया जो जिसके अंत में ना लगा होता है वो मेन वर्ब है। या इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि जिस क्रिया के द्वारा जो है या जिस वर्ब के द्वारा जो है किसी काम का बोध हो, है ना, काम का बोध हो, किसी काम का बोध हो, काम करने का बोध हो, करने का बोध हो, बोध हो, उसे हम लोग मुख्य क्रिया कहेंगे या मेन वर्ब कहते हैं। अब देखिए इंग्लिश में मेन वर्ब जो है उसके 5 रूप होते हैं, फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। ठीक, मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका V1, एक हो गया आपका V2, एक हो गया आपका V3, एक हो गया आपका V4, एक हो गया आपका V5। ठीक है ना, जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं गो का, तो गो जो हो गया पहला रूप हो गया, इसको गऊ पढ़ते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन हम अभी जो है गो ही बोल रहे हैं, गऊ इसको पढ़ा जाता है इंग्लिश में, इसका सही उच्चारण जो है गऊ होता है, लेकिन हम लोग अभी इसको गो बोल रहे हैं। तो पहला रूप हो गया गो, दूसरा रूप हो गया वेंट, ठीक है, तीसरा रूप हो गया गॉन, चौथा रूप हो गया गोइंग तथा 5वां रूप हो गया गोज। क्लियर हो गया। इस तरह से क्रियाओं के जो है मुख्य क्रिया के अंग्रेजी में 5 रूप होते हैं। स्पष्ट है यहाँ तक। अब हम लोग बात करेंगे कि जब ये वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब ये वाक्य में 2 तरह से प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग प्रॉपर्टीज कर देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स की विशेषताएं। अब इसमें आपको याद रखना है कि जब भी ये वाक्य में प्रयोग होंगे तो 2 तरह से प्रयोग होते हैं। एक
एक ये हो गया कि दोनों जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, जो अकेला आ सकता है, अकेला प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना, किया जा सकता है। तो एक कंडीशन ये हो गया कि वाक्य में वो अकेला प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, ठीक, आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए एम जो है वो अकेला आया है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब अकेला आ गया है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे जो गौ का प्रयोग किया गया है वो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, वो भी अकेला आया है। तो पहला कंडीशन ये हो गया कि दोनों क्रियाएं अकेला अकेला भी प्रयोग हो सकती है वाक्य में। अब हम लोग दूसरी कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि दोनों आपस में मिल करके भी आ सकता है। दोनों क्रियाएं मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एक साथ प्रयोग की जा सकती है, प्रयोग की जा सकती है, ठीक है। दोनों क्रियाएं एक साथ भी प्रयोग हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो दो तरह की परिस्थितियाँ होती है जब अंग्रेजी के वर्ब जो है वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए कि जब ये वाक्य में संयुक्त रूप में आएगा, यानी कि कंबाइंड रूप में आएगा, जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, तो इसके कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो उस नियम को मैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स कहता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स, ठीक। तो इसका मैंने नामकरण दिया है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स, ठीक है ना। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो सबसे पहला चीज़ आपको दिमाग में ये बात याद रखना है कि जब भी अंग्रेजी में क्रिया संयुक्त रूप में आएगा तो सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम लोग। हिंदी में ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर जा कर के मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो चूंकि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो जो मेन वर्ब आएगा उसी के अनुरूप लिखना होगा। तो इसके 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, ये 4 बेसिक कॉम्बिनेशंस हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन ये है कि बी वर्ब के साथ V4 का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि हैव वर्ब के साथ V3 का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कॉम्बिनेशन है डू वर्ब के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। और चौथा कॉम्बिनेशन है कि मॉडल वर्ब के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी क्रिया संयुक्त रूप में आती है तो एक क्रिया जो है हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए और दूसरी क्रिया मेन वर्ब होनी चाहिए। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा आपको कि जब भी संयुक्त रूप में क्रियाएं आती हैं इंग्लिश में तो एक जो है हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वो भी फर्स्ट में होगा, तथा उसके साथ जो है मेन वर्ब होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि दो हेल्पिंग वर्ब आपस में नहीं जुड़ सकता है, दो हेल्पिंग वर्ब जो है आपस में नहीं जुड़ सकता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब जो है हम लोग आपस में नहीं जोड़ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन जो है गलत होगा। और दो मेन वर्ब भी हम लोग आपस में नहीं जोड़ सकते हैं, दो मेन वर्ब भी हम लोग आपस में नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। दो मेन वर्ब भी आपस में नहीं जोड़ सकते। जब जुड़ेगा, कंबाइन हो रहा है, तो जो है एक हेल्पिंग वर्ब लाना चाहिए और एक मेन वर्ब लाना चाहिए। ये अंग्रेजी वर्ब की
विशेषताएं हैं। स्पष्ट हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में तो सभी प्रयोग हो गया चारों प्रकार का, लेकिन मेन वर्ब में V1 आया है, V3 आया है और V4 आया है। तो आपका V2 और V5 जो है वो बच जा रहा है। तो याद रखना है कि V2 तथा V5 ये कभी भी किसी दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग नहीं होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग नहीं होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग नहीं होते हैं, प्रयोग नहीं होते हैं। स्पष्ट हो गया। तो यदि आप इनको हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग कर दीजिएगा तो वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे यदि हम लिख दें कि आई वॉज वेंट टू द मार्केट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गलती क्या हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब आ गया है और साथ में V2 का भी प्रयोग कर दिया गया है। तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन ये गलत है। स्पष्ट हो गया। ऐसा नहीं किया जा सकता। V5 के साथ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि आई एम गोज, सॉरी इसको दूसरा वाक्य देते हैं, से ही इज गोज टू द मार्केट, टू द मार्केट। क्लियर हो गया। अब इसमें भी देखिए इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और गोज जो है वो V5 है, ठीक है, लेकिन दोनों जो है आपस में कंबाइन नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों वाक्य जो है वो गलत है। स्पष्ट हो गया। यहाँ तक के वीडियो में हम लोगों ने अंग्रेजी की क्रिया, उसके प्रकार जो है और उसकी जो विशेषताएं हैं या वाक्य में जो प्रयोग होता है तो किस तरह से प्रयोग होता है, वो सब छोटी छोटी बातें हम लोगों ने इस वीडियो में किया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी वर्ब का इसी तरह से जो है प्रयोग हम लोग देखेंगे, हिंदी वर्ब की विशेषताएं हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों ने सब्जेक्ट वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो सब्जेक्ट वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है आगे का वीडियो जो है अपलोड हो सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप अंग्रेजी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बहुत आसान प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ऑथेंटिक चीज़, सही चीज़ जो है प्रोवाइड किया जाएगा।